हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज आपके फिजिक्स का 7 चैप्टर है और ओवरऑल आपका 16th डे है पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन का। आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो काम आएगा। आपका कोई भी पेपर हो, प्रीवियस ईयर का पेपर, आप जरूर मैच कर लें। आप देखोगे कि सारे क्वेश्चन A to Z सारे क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से जो इस चैप्टर के आए होंगे वो आपको मैच कर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बच्चों, मैं आपको हर बार अपना कुछ प्रीवियस रिजल्ट दिखाता हूं। ये इसलिए रिजल्ट दिखाता हूं ताकि आपको एक मोटिवेशन फैक्टर मिले। आप देख सकते हो कि किस प्रकार टॉप होल्डर्स बच्चे हैं हमारे पास, और ये बच्चे इसलिए टॉप होल्डर्स है बच्चों क्योंकि इन्होंने मेहनत के साथ साथ ये भी समझा कि तैयारी जो करना है वो किस चीज की करनी है और कितनी तैयारी करनी है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हो 2018 में 183 गवर्नमेंट सिलेक्शन हुई थी हमारी। एक एक रिजल्ट ऑथेंटिक है क्योंकि एक एक बच्चे का रोल नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर भी आपको हम दे रहे हैं। 2019 में तो इवन मैंने लाइव रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल रखा है आपको बताने के लिए, तो आप वहां पे जाके एक एक रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बच्चों, अगर आप भी चाहते हो आपकी रैंक बहुत अच्छी आए तो आपको जानना पड़ेगा कि ये पॉलिटेक्निक का एग्जाम एक एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम है, जहां पॉइंट टू पॉइंट अगर स्टडी करेंगे तो आपकी जो रैंक है वो आने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है आई बॉल। जो जो मैं आपको बताऊंगा बस आपको वो अंडरलाइन करना है और वो याद करना है। मैंने आप सबको नोट्स दे रखा है, नोट्स में आप अंडरलाइन करते जाना और याद करते जाना। जैसे आई बॉल के बारे में क्या याद करना है? इट इज नियरली स्पेरिकल इन शेप ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर। तो केवल ये याद रखना है बेटा कि आई बॉल का जो डायमीटर है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। केवल इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कॉर्निया। देखो पढ़ूंगा मैं सारा, लेकिन आपको याद क्या करना है, बस कुछ चीज को आप नोट्स में अंडरलाइन करते आना। द कॉर्निया एंड एक्वस ह्यूमर एक्ट्स एज ए लेंस। कॉर्निया एक लेंस की तरह काम करता है एंड प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन फॉर द लाइट, और ये रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है लाइट के एंटरिंग द आई। देखो ये याद करना, एंटरिंग द आई मतलब कॉर्निया जो होता है बच्चों वो आंखों का वो हिस्सा होता है जहां से लाइट एंटर करता है। तो एंटरिंग द आईज ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्रिस्टलीय लेंस। आप चेक करो, बहुत ज्यादा एग्जाम में आ चुका है कि हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है। तो पहली चीज तो आप याद रखोगे कि लेंस पाया कहां जाता है, तो बिहाइंड द आइरिस। जो लेंस होता है बच्चों वो आइरिस के पीछे पाया जाता है। द क्रिस्टलाइन लेंस merely provide the finer adjustment of focal length required to focus object at different distance on the retina। क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है? ऑब्जेक्ट को फोकस करता है। ये याद रखना, ऑब्जेक्ट को क्या करता है? फोकस करता है। कहां फोकस करता है? तो रेटिना पर फोकस करता है। याद रखोगे। देखो क्या क्या चीज मैंने आपको बताई। पहली चीज आपको बताई कि कहां पाया जाता है, तो आइरिस के पीछे पाया जाता है। सेकंड, इसका काम क्या होता है? तो ये फोकस करता है चीजों को, ऑब्जेक्ट को फोकस करता है। कहां फोकस करता है? तो रेटिना पे फोकस करता है। नेक्स्ट है प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है? तो प्यूपिल पाया कहां जाता है? ये पाया जाता है बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे प्यूपिल पाया जाता है विद द होल इन द मिडिल एंड कॉल्ड प्यूपिल, और ये आइरिस के बीचों बीच पाया जाता है जिसको हम प्यूपिल के नाम से जानते हैं। आइरिस क्या होता है? तो आइरिस की बस एक चीज याद रखना, इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम। ये एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। डार्क मस्कुलर डायफ्राम, ये वर्ड याद रखना, 3 शब्द। डार्क मस्कुलर जो डायफ्राम होता है वो आइरिस की डेफिनेशन होता है, और ये करता है क्या है? ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। आप ये पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर का पेपर चेक कर लेना। A to Z आपको सारे क्वेश्चन इस वीडियो में 100% मिलेगा। नेक्स्ट है बच्चों रेटिना। रेटिना क्या होता है? तो रेटिना होता है हमारे आंखों में लाइट सेंसिटिव सेल। ये लाइट सेंसिटिव सेल पाया जाता है रेटिना में, और उस लाइट सेंसिटिव रॉड के अंदर रॉड्स पाए जाते हैं एंड कोन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम लाइट और कलर दोनों देख पाते हैं। बच्चों रेटिना हमारे आंखों का वो पार्ट होता है जहां इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो देखो नीचे क्या लिखा हुआ है? इमेज फॉर्म। और कैसा इमेज बनता है? तो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। ये भी एग्जाम आ चुका है। रेटिना हमारे आंखों का वो हिस्सा होता है जहां इमेज की फॉर्मेशन होती है, और इमेज की फॉर्मेशन जो होती है वो कैसी इमेज होती है? तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है। याद रखोगे, ये रेटिना की खासियत थी। नेक्स्ट है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन किसे कहते हैं? द एबिलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ द आई लेंस, आंखों की वो प्रॉपर्टी टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ, कि ये एकदम से फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। मतलब आप पास के ऑब्जेक्ट को भी तुरंत देख सकते हो और उसी टाइम आप दूर के ऑब्जेक्ट को भी तुरंत देख सकते हो। तो हमारी आंखों की खासियत है, इसका जो फोकल लेंथ है बहुत ज्यादा है। तो
आंखों द्वारा फोकल लेंथ की जो एडजस्ट करने की पावर है उसको हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। द रेंज ऑफ विजन, हमारा रेंज ऑफ विजन क्या होता है बच्चों, हम कहां से कहां तक देख सकते हैं, तो बच्चों हम 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक देख सकते हैं। हम 25 सेंटीमीटर से लेकर इंफिनिटी तक देख सकते हैं। इसे हम रेंज ऑफ विजन के नाम से जानते हैं। एक नॉर्मल इंसान मिनिमम 25 सेंटीमीटर देखता है और मैक्सिमम इंफिनिटी देखता है। नेक्स्ट है नियर पॉइंट। इंसान का नियर पॉइंट क्या होता है, तो बच्चों नियर पॉइंट याद रखना 25 सेंटीमीटर, पर इतना याद रखना है, कोई अगरम सगरम कुछ फालतू चीज याद नहीं रखनी है आपको। नियर पॉइंट का मतलब होता है वह मिनिमम डिस्टेंस जहां तक हम क्लियरली देख सकते हैं, वह मिनिमम पॉइंट जहां तक हम क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो आंखों का जो नियर पॉइंट होता है बच्चों वो 25 सेंटीमीटर होता है। ऐसे फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट वो फारस्टेस्ट पॉइंट होता है, वो दूर से दूर जहां तक हम आंखों द्वारा देख सकते हैं, क्लियरली रूप से देख सकते हैं। तो आंखों का फार पॉइंट होता है इंफिनिटी होता है। नियर पॉइंट आपका 25 सेंटीमीटर होता है, फार पॉइंट आपका इंफिनिटी होता है। याद रखोगे, इसलिए हमारा रेंज ऑफ विजन 25 से इंफिनिटी तक बोला जाता है। अच्छा, आपको पता है कि सारा इमेज रेटिना पे बनता है, तो रेटिना पे जो इमेज बनता है वो कितने सेकंड के लिए बनता है, तो रेटिना पे जो इमेज बनता है बच्चों वो 1/16 सेकंड के लिए बनता है। आपको इस पे टिक करना है, ये एग्जाम में आ चुका है। रेटिना पे जो कोई भी इमेज बनता है वो 1/16 सेकंड के लिए बनता है। ठीक है, 1/16 सेकंड के लिए बनता है। कैटरैक्ट इज अ डिजीज। कैटरैक्ट एक प्रकार के आंखों के दोष है, बीमारी है, कॉमन अमंग ओल्ड पीपल, जो मोस्टली क्या है ओल्ड पीपल को होती है, बूढ़े लोगों को होती है। इन विच द क्रिस्टलाइन लेंस, जिसमें क्रिस्टलाइन लेंस होता है, बिकम हैजी, वो धुंधला हो जाता है। इवन ओपेक ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मेम्ब्रेन ओवर इट, क्योंकि इसके ऊपर मेम्ब्रेन जम जाता है। मेम्ब्रेन के जमने के कारण जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके आंखों के जो लेंस होते हैं बच्चों, क्रिस्टलाइन लेंस होते हैं, वो हैजी हो जाता है, वो धुंधला हो जाता है। उस प्रॉब्लम को हम कैटरैक्ट की प्रॉब्लम, जिसे हम अपनी आम बोलचाल में मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं। A human being a horizontal field of view of about 150 डिग्री with one eyes। अगर आपको एग्जाम में आए कि हम एक आंख से कितना देख सकते हैं, तो हम वन आई से 150 डिग्री तक क्लियरली देख सकते हैं, और दोनों आंखों से बच्चों हम 2 आई से 180 डिग्री देख सकते हैं। याद रखोगे, 1 आई से हम 150 डिग्री देख सकते हैं और 2 आई से हम 180 डिग्री देख सकते हैं, क्लियरली विजुअल होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। When one eye is shut, अगर हम एक आंख को बंद कर दें, the world look like flat, तो हमें हर चीज फ्लैट दिखाई देगा, 2 डायमेंशनल दिखाई देगा। अब आप कोशिश करोगे करने की, एक बार आंख बंद कर दोगे और फिर दूसरी आंख खोलोगे, आप कहोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं हो रहा। ये इसलिए नहीं हो रहा कि आपकी आंखें भले ही बंद हो, लेकिन आपका ब्रेन अभी भी काम कर रहा है, इसलिए आपको फ्लैटेड नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन नेचुरली अगर आपको एक आंखें होती है, या वो ऑर्गेनिज्म जिनकी एक आंखें होती है, उन पे जब एक्सपेरिमेंट किया गया साइंटिस्ट द्वारा, तो वो देखा गया कि उनको हर चीज बच्चों 2 डायमेंशन दिखाई दिया था। आपको 2 डायमेंशन नहीं दिखाई देगा, चाहे आप एक आंख बंद ही क्यों ना कर लो। नेक्स्ट है व्हेन बोथ आईज ओपन, अगर हम दोनों आंखें खोलें, दोनों आंखें तो हमारी वैसी भी खुली हुई है, तो हमें हर चीज 3 डायमेंशन दिखाई देती है। तो आपके सामने जितने भी चीजें हैं वो 3 डायमेंशन आपको दिखाई देगी, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट, आपको तीनों चीज दिखाई देगी। तो कहने का मतलब यह है ओवरऑल कि 1 आई से हम 2 डायमेंशन चीज देखते हैं, लेंथ और ब्रेथ देखते हैं, हर चीज फ्लैटेड दिखाई देता है, और 2 आई से हम 3 डायमेंशन देखते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिखाई देती है। चलिए जी पॉइंट नंबर 12 पे आते हैं। द कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के कॉमन डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से आंखों के दोष होते हैं, तो आंखों के यूजुअली 3 प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं। मायोपिया, मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस बोलते हैं। और प्रेसबायोपिया। बच्चों आंखों में 3 प्रकार के दोष होते हैं। देयर आर 3 डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में 3 प्रकार के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। हम अब बोल सकते हैं नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस एंड प्रेसबायोपिया। ठीक है, उन दोनों के 2-2 नाम है, तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है या नियर साइटेडनेस क्या होता है? मायोपिया इज दैट डिफेक्ट, मायोपिया वो डिफेक्ट है ऑफ द आई, आंखों का, ड्यू टू विच, जिसके कारण अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। एक व्यक्ति दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख सकता, बट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन वो पास का ऑब्जेक्ट बहुत क्लियरली रूप से देख सकता है। क्लियर हुआ मैं क्या कह रहा हूं? जब कोई पर्सन दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली देख सकता है, तो उस प्रॉब्लम को बच्चों मायोपिया कहते हैं।
इन दिस द इमेज ऑफ ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। इसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना के आगे फॉर्म होती है एंड नॉट ऑन द रेटिना, जबकि फॉर्मेशन कहां होना चाहिए? रेटिना पर, लेकिन वो रेटिना के आगे फॉर्मेशन होती है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड। अब इसको दूर कैसे किया जाएगा? तो इसको दूर किया जाएगा कॉनकेव लेंस से या डाइवर्जिंग लेंस से। और ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कि मायोपिया की जो डिफेक्ट है वो कौन से लेंस से दूर करेंगे? तो कॉनकेव लेंस से या डाइवर्जिंग लेंस से बच्चों उसको दूर किया जाएगा। क्लियर हो गया? एक बार दोबारा समझ लो, इसमें कौन कौन सी चीज याद रखनी है आपको? मायोपिया या नियर साइटेडनेस। मायोपिया नियर साइटेडनेस में हम क्या होता है, दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली रूप से दिखाई देता है। इसको करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? डिफेक्ट्स ऑफ मायोपिया अकर्स बिकॉज। अब मायोपिया होती क्यों है? तो बच्चों देखा गया मायोपिया होने के दो कारण हैं। एक तो द कॉर्नर है एक्सेसिव कर्वेचर, अगर कर्वेचर बढ़ जाए, अगर आंखों का कर्वेचर बढ़ जाए, जो हमारा कर्वेचर था, डायमीटर था 2.3 सेंटीमीटर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो बढ़ जाए, या फिर इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, या आईबॉल लंबा हो जाए, आईबॉल की लेंथ बढ़ जाए। इन दोनों कारणों से मायोपिया बताई जाती है, इन दोनों कारणों से मायोपिया हो सकता है। इन हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। अब हाइपरमेट्रोपिया की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, मायोपिया के अंदर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक लड़का है, एक स्टूडेंट है, जो बोर्ड को, अपने ब्लैक बोर्ड को या व्हाइट बोर्ड को क्लियरली रूप से नहीं देख पाता, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है? तो उसमें आंख बंद करके मायोपिया टिक कर देना बेटा, क्योंकि अगर कोई बच्चा बोर्ड को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब वो दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली रूप से नहीं देख पा रहा है, तो आंसर मायोपिया होगा। ठीक है? नॉर्मली मायोपिया जो होता है वो बच्चों को होता है, जो बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको अधिकतर मायोपिया की शिकायत पाई जाती है। हाइपरमेट्रोपिया आप मायोपिया का उल्टा कर सकते हो। अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसमें दूर का ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्लियरली दिखाई देगा, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट सो क्लियरली, लेकिन पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली रूप से दिखाई नहीं देगा। इसमें जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द रेटिना, वो रेटिना के पीछे बनती है, जबकि आपने ऊपर क्या पढ़ा था? मायोपिया में आपने पढ़ा था वो रेटिना के आगे बनती है, और इसमें आप क्या पढ़ रहे हो? रेटिना के पीछे बनती है, बिहाइंड द रेटिना। इमेज जो बनती है रेटिना के पीछे बनती है। और इसको हम करेक्ट किससे कर सकते हैं? इसको कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट कर सकते हैं। उसमें मायोपिया में क्या पढ़ा था? उसको कॉनकेव लेंस से करेक्ट कर सकते हैं, इसको कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में डिफरेंस याद रखना, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक क्वेश्चन हर साल इसके ऊपर जरूर आता है। अब हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है? तो हाइपरमेट्रोपिया होने के दो रीजन हैं। या तो आईलेंस जो है वो पतला हो जाता है, जो आईलेंस है हमारा वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, या शॉर्टनिंग ऑफ द आईबॉल, या आईबॉल छोटा हो जाता है, जो 2.3 डायमीटर बताया था उससे कम हो जाता है नेचुरली किसी भी रीजन से, तो आपको हाइपरमेट्रोपिया की शिकायत होगी। नाउ आता है प्रेसबायोपिया। कि प्रेसबायोपिया क्या होता है? When the power of accommodation of the eye decrease, जब हमारा power of accommodation डिक्रीज हो जाता है, यानी हम एकदम से अगर दूर का ऑब्जेक्ट देखें या एकदम से हम पास का ऑब्जेक्ट देखें, तो हमें कुछ समय लगता है उसको एडजस्ट करने के लिए। विथ एजिंग अधिकतर कैसा होता है? जब ये एज बढ़ जाती है ना, तो इसके साथ होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल फाइंड दैट द नियर पॉइंट ग्रेजुअली डिक्रीज, इसमें जो नियर पॉइंट होता है हमारा वो और ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। एज ए रिजल्ट, इस कारण दे कैन नॉट रीड कंफर्टेबली, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंफर्टेबली रीड नहीं कर पाते, एंड डिस्टिंक्टली विदाउट द करेक्टिव आई ग्लासेस, जब तक हमारे सही प्रकार के आई ग्लासेस नहीं लगी होगी। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। इस प्रकार के डिफेक्ट को प्रेसबायोपिया कहते हैं। इसमें याद क्या करना है? इसमें दो चीज याद करनी है बच्चों। इसमें यह याद करना है कि इसमें पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी हम एकदम से अगर दूर का ऑब्जेक्ट देखेंगे या एकदम से पास का ऑब्जेक्ट देखेंगे तो हमें कुछ समय लगेगा आंखों को एडजस्ट करने के लिए। और दूसरा आपको क्या याद रखना है? इसमें जो नियर पॉइंट होता है ना, नियर पॉइंट वो रिसीड्स हो जाता है, कम हो जाता है, नियर पॉइंट कम हो जाता है। तो दो बात अगर याद रखोगे प्रेसबायोपिया में तो आपके काम आ जाएगा। ठीक है? हालांकि पैराग्राफ देखो आप बहुत बड़ा है, लेकिन अगर दो पॉइंट याद कर लोगे तो एग्जाम में आप देखोगे इन्हीं दो में से कुछ पूछा जाता है। प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया होती क्यों है? प्रेसबायोपिया अराइव ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिल्ली मसल्स। जो सिल्ली मसल्स होती है हमारी पक्षमाभी पेशियां, जो सिल्ली मसल्स होती है वो कमजोर पड़ जाती है। बच्चों जब एज बढ़ती जाती है ना किसी इंसान की, तो उसकी सिल्ली मसल्स वीक होती जाती है। तो मेन रीजन जो है प्रेसबायोपिया का वो सिल्ली मसल्स के कमजोर होने के कारण होती है। अब अगर मान लो आपके ऑप्शन में ये नहीं मिलता कि प्रेसबायोपिया जो बताया था आपको कि इसमें सिल्ली मसल्स कमजोर हो जाता है,
तो दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा कि डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लेंस, जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है ना बच्चों, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो ये दूसरा रीजन है प्रेसबायोपिया होने के लिए। ठीक है, टाइप ऑफ लेंस इज रिक्वायर्ड बाय पर्सन सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मान लो बच्चों किसी व्यक्ति को मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों है, तो हम जानते हैं कि मायोपिया के लिए और हाइपरमेट्रोपिया के लिए, दोनों की प्रॉब्लम के लिए हमें दोनों टाइप के लेंस चाहिए होंगे, कॉनकेव लेंस भी चाहिए और कॉन्वेक्स लेंस भी चाहिए, इसलिए इसे बोलते हैं बाइफोकल लेंस। तो अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों की शिकायत है तो आप उसे बाइफोकल लेंस की सलाह दोगे। बाइफोकल लेंस में दोनों लेंस पाए जाते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, व्हेन आई हैव टू बी डोनेटेड वी हैव टू कीप द फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड। बच्चों अगर कोई व्यक्ति आई डोनेट करता है, आंखों को डोनेट करता है, दान देता है, तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो डोनर होगा, जो आंख अपना दान कर रहा है, वो किसी भी एज का हो सकता है या किसी भी जेंडर का या किसी भी ग्रुप का हो सकता है। अच्छा, वो अगर उसके चश्मा लगा हुआ तो भी कोई इशू नहीं है, अगर उसको कैटरैक्ट था लेकिन अगर वो सही हो चुका है तो भी कोई इशू नहीं है, वो तब भी डोनेट कर सकता है। और आई डोनेशन में 4 से 6 घंटे का समय लगता है, डेथ के तुरंत 4 से 6 घंटे के बीच ऑपरेशन हो जाता है, इसमें आई डोनेशन की जाती है। तो एग्जाम में आ चुका था इसलिए मैंने छोटा सा पॉइंट ऐड कर दिया, नॉर्मली आप ये जल्दी आपको मिलेगा नहीं कहीं पर, तो मैंने छोटा सा पॉइंट ऐड कर दिया। एक बार एग्जाम में आया था कि कौन सा व्यक्ति आई को डोनेट नहीं कर सकता, तो बच्चों हर कोई आई को डोनेट कर सकता है, केवल इन बीमारियों को छोड़कर जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अगर किसी व्यक्ति को इनमें से कोई डिजीज है तो बच्चों वो आई को डोनेट नहीं कर सकता। किसी को एड्स है, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है, रेबीज की बीमारी है, ल्यूकेमिया है, टिटनस की शिकायत है, तो अगर इस टाइप की कोई किसी को परेशानी है, इस प्रकार की कोई डिजीज है, तो बच्चों वो आई को डोनेट नहीं कर सकता। याद रखोगे, केवल ये बीमारी वाले लोग जो होते हैं वो आई को डोनेट नहीं कर सकते, इनके अलावा हर व्यक्ति आई को डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट है, देखो ये डायग्राम देखो, इसमें ये जो एंगल होता है ये पूछा गया था एग्जाम में, ये वाला एंगल दिख रहा है ना, ये वाला, इस एंगल का नाम क्या है बच्चों, इसे बोलते हैं प्रिज्म एंगल। क्या बोलते हैं इसको, प्रिज्म एंगल। चलो मैं एक एक करके आपको सारी चीज बताता हूं। अगर कोई लाइट मान लो प्रिज्म के अंदर जाती है, अगर कोई लाइट प्रिज्म से टकराती है तो इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। याद रखोगे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब वो लाइट क्या हुआ, अंदर चला गया, अब वो लाइट प्रिज्म के अंदर चला गया, तो जब लाइट प्रिज्म के अंदर होता है तो उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। याद रखोगे, रिफ्रैक्टेड रे। ये था इंसिडेंट रे, पहले था इंसिडेंट रे कन्वर्ट हो गया रिफ्रैक्टेड रे में, और जब वो प्रिज्म से बाहर निकलेगा तो उसे बोलेंगे इमर्जेंट रे। तीनों रे समझ में आ गया बेटा, 3 टाइप के रे समझ में आ गया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। ठीक है, चलिए अब इस एंगल को क्या नाम बताया था, इस वाले एंगल का नाम बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म। याद रखोगे, इस वाले एंगल का क्या नाम है, इस वाले जो एंगल ए बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये आपको पता होगा, ये वाला इंसिडेंट एंगल होगा, ये रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, ये इमर्जेंट एंगल होगा, ये सब चीजें नहीं पूछते। मेन क्या है वो मैं आपको बताता हूं, इस पूरे डायग्राम में मेन है एंगल ऑफ डेविएशन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, यहां पर बनता है एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है बच्चों, जब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों आपस में इंटरसेक्ट होती है, तो वहां जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जानते हैं। और अगली डेफिनेशन आप भी आपकी वही है, देखो क्या लिखा हुआ है, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे द्वारा और इमर्जेंट रे द्वारा, इन दोनों के बीच एंगल जो बनता है उस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, जिसको डी से डोनेट किया जाता है, जी से डिनोट करते हैं। याद रखोगे, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में टकराती है तो कौन से एंगल की फॉर्मेशन करती है, तो एंगल ऑफ डेविएशन पे आप टिक कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आप सब जानते हैं कि जो सनलाइट होती है बच्चों, वो 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी है। तो जब लाइट प्रिज्म से होकर निकलती है तो 7 कलर में बढ़ जाता है,
जब लाइट प्रिज्म से होकर जाती है बच्चों तो 7 डिफरेंट कलर में पड़ जाता है। इस फिनोमिना को साइंस में क्या कहते हैं? तो इसको टिक करोगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट से हमें पता लगता है कि लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं। 7 कलर कौन कौन से होते हैं? इसको याद करने का मेथड है विवग्योर। कैसे याद करते हैं? विवग्योर। और मैं जानता हूं कि आप कहीं भी 10th में पढ़े होंगे, आपको टीचर ने जरूर बताया होगा विवग्योर क्या होता है। वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होती है वो रेड की होती है, सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वो वॉयलेट की होती है। तो 7 कलर में व्हाइट लाइट डिवाइड हो जाती है, इसको हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम क्या होता है? इन 7 कलर के कॉम्बिनेशन को, ये जो 7 कलर दिख रहा है ना आपको, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विवग्योर जिसे आप बोल रहे हो, इन 7 कलर के कॉम्बिनेशन को बच्चों स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। याद रखोगे, द बैंड ऑफ 7 कलर, द बैंड ऑफ 7 कलर, यानी 7 कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। द 7 कलर इज अ स्पेक्ट्रम आर वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड आर नोन एज विवग्योर। इसको शॉर्ट में हम विवग्योर के नाम से जानते हैं। रेड कलर जो होता है वो बैंड द लीस्ट, सबसे कम बैंड होता है। कौन सबसे कम बैंड होता है? सबसे कम कौन मुड़ता है? रेड कलर बच्चों सबसे कम मुड़ता है। जब लाइट प्रिज्म से होके जाती है तो रेड कलर जो होता है वो सबसे लीस्ट बैंड होता है, यानी सबसे कम मुड़ता है। वहीं अगर हम वॉयलेट की बात करें तो वॉयलेट जो होता है वो सबसे ज्यादा मुड़ जाता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। स्पेक्ट्रम हो या डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो, इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी? हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द स्पेक्ट्रम? तो आंसर आएगा आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लाइट को प्रिज्म से निकाली थी और 7 कलर में डिवाइड किया था। तो आइजैक न्यूटन ने स्पेक्ट्रम वर्ड दुनिया को दिया था बच्चों, ये ध्यान रखना। सर आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। आइजैक न्यूटन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था सनलाइट 7 कलर से मिलकर बना है। सनलाइट में 7 कलर होते हैं। रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम। रेनबो क्या है? रेनबो में आपने देखा होगा 7 कलर होते हैं, तो वो भी तो एक स्पेक्ट्रम है। वो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो हमें रेन शावर के बाद दिखाई देता है, बारिश होने के बाद दिखाई देता है। चलिए जी नेक्स्ट है रेनबो इज फॉर्म्ड। रेनबो कैसे फॉर्मेशन होती है? अगर बच्चों ये एक एग्जाम में आता है ना कि रेनबो की फॉर्मेशन होती है, तो पहली चीज आप देखो, आप कंपटीशन एग्जाम है, वहां रीजन तो आपसे पूछेंगे नहीं कि रेनबो की फॉर्मेशन क्यों हो रही है, तो आप डायरेक्ट उसका आंसर देना ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आई रिपीट, मैं फिर से कहूंगा, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कि रेनबो, आपको विश्वास नहीं होता तो आप एक काम कर लो ना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे डाल के वहां से उठा के देख लो कि कितनी बार आ चुका है कि रेनबो की फॉर्मेशन किसके कारण होती है, तो आंसर दोगे ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब मान लो ऑप्शन में ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट का ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर क्या ऑप्शन दोगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखो एल वाला वहां रिफ्लेक्शन लिखा होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। या तो आपसे पूछेगा कि रेनबो की फॉर्मेशन निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, तो पहला ऑप्शन आप ढूंढ लेना डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अगर डिस्पर्शन ऑफ लाइट है तो फिर सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको मिलेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस पे आपको टिक करना है। इस दोनों कारण से रेनबो की फॉर्मेशन होती है। यहां मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि रेनबो की फॉर्मेशन कैसे होती है, पर छोटा सा आपको डायग्राम बना के दे दिया है क्योंकि आप भी जानते हो कि रीजन वहां पे नहीं पूछेगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है? बच्चों जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में, जब लाइट सनलाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, जब लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वहां पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो उसका रिफ्रैक्शन होगा, उसे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण कौन कौन सी घटना होती है, और आज 2019 का पेपर आप मेरे कहने पर एक बार जरूर चेक कर लेना। 2018 का पेपर, 2017 का पेपर, 2016 का पेपर आप जरूर चेक करना। हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है कि एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन के कारण इनमें से कौन सी घटना होती है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जैसे ही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पूछे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन। कुछ आपको एक्स्ट्रा याद नहीं करना, ये कंपटीशन एग्जाम है, आप सब जानते हो। तो जैसे ही पूछे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन पे टिक कर देना। द स्टार अपीयर्स लाइटर हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। बच्चों जो स्टार होता है वो अपने एक्चुअल पोजीशन से ऊंचे पर दिखाई देता है। जो स्टार होते हैं, तारे होते हैं, वो अपने एक्चुअल पोजीशन में नहीं दिखाई देते,
पे, उससे ऊंचाई पे, ज्यादा हाइट पे दिखाई देते हैं। क्यों? इसका आंसर भी यही आएगा, ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है तब भी ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन टिक कर देना। स्टार अपने ऊंचा क्यों दिखाई देते हैं, तो भी आप क्या टिक कर दोगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट कभी भी ट्विंकल नहीं करते, ठीक है, जबकि स्टार ट्विंकल करते हैं। इसके पीछे भी रीजन वही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और कौन से कारण है एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के? तो बच्चों सन जब सनराइज होता है ना, तो एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले सन दिखाई देता है और एक्चुअल सनसेट से सन 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। यानी जो सनलाइट सनराइज होती है, सूर्योदय होता है, उससे 2 मिनट पहले सूर्य हम देख सकते हैं और सनसेट होने के बाद भी हम 2 मिनट तक देख सकते हैं। क्यों? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इन सबका आंसर बच्चों एक ही है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इस बात को दिमाग के किसी एक कोने में बिठा लो कि हर साल जरूर आता है, हर बार आता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कॉज द अपरेंट फ्लैटिंग ऑफ द सन डिस्क एट द सनराइज एंड सनसेट। अच्छा बच्चों, कभी आपने उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूर्य को ध्यान से देखा होगा, आपको फ्लैटेड दिखाई देगा, बिल्कुल चपटा दिखाई देगा, एक बिंदी के शेप का दिखाई देगा, एक सीढ़ी की जैसा दिखाई देगा, बिल्कुल फ्लैटेड दिखाई देगा सनराइज और सनसेट के कारण। क्यों? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इनमें से कुछ भी आ जाए, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, एक बार फिर सुन लो। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तारे अपने एक्चुअल पोजीशन से हाई क्यों दिखाई देते हैं? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं होता? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सनराइज और सनसेट 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद तक क्यों होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके अलावा सन हमें फ्लैटेड क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कोलाइड कहां दिखाई देता है? तो बच्चों ये मैंने आपको केमिस्ट्री में सिखाया था, शायद आपको याद हो। कोलाइड जो होता है वो हमें कहां दिखाई देता है? कोलाइड हमें दिखाई देता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। जहां लाइट स्कैटर होगी वहां हमें कोलाइड दिखाई देगा। और कोलाइड में क्या होता है? जो लाइट का पाथ होता है वो विजिबल होता है। पाथ ऑफ बीम लाइट इज विजिबल थ्रू अ कोलाइड सॉल्यूशन हैविंग लार्ज साइज पार्टिकल। अगर कोई लाइट कोलाइड से गुजरती है, ना, तो हमें उसका मार्ग दिखाई देता है, हमें उसका पाथ दिखाई देता है। इसी का तो हमने नाम डाला था टिंडल इफेक्ट। अब आता है टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो बच्चों जब लाइट क्या होता है? पास होता है कोलाइड से। बस ये याद रखना, मेन चीज यही पहली लाइन है। जब लाइट पास होता है किसी कोलाइड सॉल्यूशन से, यानी कोई लाइट कोलाइड सॉल्यूशन से पास होगा ना, तो हम उस लाइट का पाथ देख सकते हैं, हम उसका मार्ग देख सकते हैं। इसी को टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और टिंडल इफेक्ट मोस्टली कहां दिखाई देता है? तो सबसे ज्यादा दिखाई देता है डेंसी फॉरेस्ट में। किसी आप घने जंगल में जाओगे तो आप देखोगे लीव्स के, पत्तों के बीच से सनलाइट की अलग अलग रे गुजर रही है, तो एक टिंडल इफेक्ट का रीजन है। इसके अलावा आप किसी घर में बैठे हो तो सनलाइट अगर उसके अंदर एंटर कर रही है तो वहां भी आप टिंडल इफेक्ट देख सकते हो। चलिए जी, अगर वेरी फाइन पार्टिकल हो, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अगर पार्टिकल बहुत छोटे हो, ध्यान से सुनना बेटा, अगर पार्टिकल बहुत छोटे हो तो वो कौन से कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा? तो वो ब्लू लाइट को सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा, ब्लू कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तो सबसे ज्यादा स्कैटर कौन होता है? ब्लू कलर। इसलिए तो हमें जो आकाश होता है, स्काई होता है, वो ब्लू दिखाई देता है, वाटर का कलर ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि अगर पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो वो ब्लू कलर को स्कैटर हो करेगा। और हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में सबसे ज्यादा छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं, इसलिए आकाश का रंग ब्लू होता है, क्योंकि वो ब्लू कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर करता है। लेकिन अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हुआ तो किसको स्कैटर करेगा? अगर बच्चों पार्टिकल का साइज बड़ा हुआ तो वो रेड कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा। याद रखोगे, अगर पार्टिकल का साइज छोटा हुआ तो ब्लू कलर स्कैटर होगा, अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हुआ तो वो रेड कलर का रेड कलर होगा, वो सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ एयर फाइन पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर स्कैटर ब्लू कलर। फिर अगला क्वेश्चन वही है कि जो क्लियर स्काई होता है ना, आपको पता होगा जो साफ आसमान होता है उसका कलर ब्लू होता है। क्यों? वहां पे रीजन थोड़ी लिखोगे, तो मेन चीज याद रखो, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट स्कैटर होता है। और कौन स्कैटर करेगा सबसे ज्यादा? ब्लू कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा। क्यों भाई ब्लू कलर क्यों स्कैटर होगा? क्योंकि हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं और छोटे पार्टिकल ब्लू कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा। द कलर ऑफ स्काई वुड बी डार्क, जो आसमान का कलर डार्क होगा बिकॉज विदाउट एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन। जब एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन नहीं होती ना बच्चों, जब स्कैटरिंग नहीं होती, तब
एक्चुअल कलर क्या होता है स्काई का, तब एक्चुअल कलर डार्क होता है। रात में देखते हो ना आसमान का काला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि उसमें सनलाइट नहीं है, और सनलाइट नहीं होगा तो लाइट का स्कैटर नहीं होगा। तो जब लाइट का स्कैटर नहीं होता तब आकाश का एक्चुअल कलर हमें दिखाई देता है डार्क, जो उसका रियल कलर है। नेक्स्ट क्या है? ब्लू कलर ऑफ लाइट इज स्कैटर द मोस्ट एंड द रेड कलर ऑफ द लाइट स्कैटर द लीस्ट। याद रखो बच्चों, सबसे ज्यादा स्कैटर ब्लू कलर होता है और सबसे कम स्कैटर रेड कलर होता है। ठीक है, याद रखना। डेंजर साइन, सारे डेंजर साइन रेड होते हैं, आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं, बच्चों को पता होता है। सभी डेंजर साइन क्या होता है? रेड कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि लीस्ट स्कैटर होते हैं। अभी आपने पढ़ा ना, देखो अभी पढ़ा, रेड कलर ऑफ लाइट इज स्कैटर द लीस्ट, सबसे कम स्कैटर होता है, इसलिए हम खतरे का निशान लाल तक रखते हैं। तो सर जी सबसे कम स्कैटर होने से फायदा क्या होगा? बच्चों रेड जो होता है वो लीस्ट स्कैटर होता है, इसका मतलब रेड कलर को हम बहुत दूर से देख सकते हैं। क्यों दूर से देख सकते हैं? क्योंकि इसका स्कैटर सबसे कम होता है। जो लाइट सबसे कम स्कैटर करेगा वो सबसे दूर से दिखाई देगा, इसलिए सभी खतरे का निशान जो होता है वो लाल होता है, क्योंकि ये लीस्ट स्कैटर होता है। केवल ये वर्ड, दो वर्ड आपको याद रखना है, रेड इज लीस्ट स्कैटर, इसलिए खतरे का निशान लाल होता है। ठीक है, चलिए। Near the horizon, most of the light of the shorter wavelength are scattered away by the particle. Therefore, the light that reach our eyes is of the longer wavelength. This give rise to the reddish appearance of the sun at sunrise and sunset. अच्छा एक बात बताओ, जब सनराइज होता है और जब सनसेट होता है तो रेड जो सूर्य का कलर, सन का कलर कैसा होता है? सबको पता है, रेडिश होता है। क्लियर है? क्यों भाई? क्योंकि बच्चों सनराइज एंड सनसेट के समय सन हमसे सबसे दूर होता है। ध्यान से सुनना, सनराइज के समय और सनसेट के समय सन हमसे सबसे दूर होता है, सबसे लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है। और अभी हमने क्या पढ़ा कि सबसे दूर कौन ट्रेवल करेगा? तो रेड ट्रेवल करेगा। इसलिए बच्चों सनराइज के टाइम और सनसेट के टाइम जो रेड सन का कलर होता है वो रेडिश होता है, क्योंकि उस समय सन हमसे सबसे दूर होता है और हम जानते हैं कि सबसे दूर रेड कलर ट्रेवल कर सकता है। इसलिए ड्यू टू द लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ रेड कलर हम सनराइज और सनसेट के समय उसका जो कलर दिखाई देते हैं वो रेड कलर दिखाई देता है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका चैप्टर। अब आप एक काम कर लो, पूरा चैप्टर होने के बाद आप प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर चेक कर लेना और आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर आपने ये टॉपिक अगर आपको लगे कि ऐड होना चाहिए तो मुझे जरूर बता दें। मैं कोशिश करूंगा बेटो कि वो टॉपिक भी नेक्स्ट टाइम ऐड कर दो। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ना, इससे बाहर कभी किसी एग्जाम में नहीं आया। अगर आप अच्छे से इन टॉपिकों को याद कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं आपकी रैंक एक बार में आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू बेटा, सबको बाय बाय।